हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केम छो मजामा। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर ये है कि हमारे यूनिट 3 का सबसे सरदर्द वाला चैप्टर जो हमारे क्लास 12th के बच्चों को लगता है, आज से नहीं लगेगा। यूनिट 3 का चैप्टर 6 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। उसी में जो मेरे पीछे आपको पीडीएफ दिख रही है, ये सारी पीडीएफ आपको एज ए नोट्स मिल जाएगी। पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू क्लियर दैट ये चैप्टर हमारे किताब में कहाँ से आया। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम हमारे चैप्टर को चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट अस एंटर टू द टॉपिक्स हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्लासिकल थ्योरी, केनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टॉपिक 1। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये जो यूनिट है हमारा यूनिट 3, इसमें 3 चैप्टर आएंगे। हम पहला चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं। विद इन अ वीक वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। और पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल थ्योरी और केनीशियन थ्योरी क्या है। आप सभी को पता होगा यूएस में आया था ग्रेट डिप्रेशन 1930s के अराउंड, विच वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज भी कोलैप्स हो गया था, एम्प्लॉयमेंट चला गया था। पृथ्वी का सबसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। उसी समय 1936 में ये जो केनिस थे, जॉन केनिस, इनने किताब छाप दिया जिसको बोला गया था जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें सरकार का बिहेवियर क्या होगा, इस किताब में उन्होंने छाप दिया। उसी का ही कुछ पोर्शन है जो हमारे क्लास 12 में इस सिलेबस में दिया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि जब केनिस का थ्योरी नहीं आया था, उससे पहले दुनिया में क्या चल रहा था। ठीक है, दुनिया में चल रहा था 2 तरीके का, एक था क्लासिकल अप्रोच, फिर केनीशियन अप्रोच। केनिस ने क्या अप्रोच दिया, उससे पहले क्लासिकल अप्रोच क्या था। क्लासिकल अप्रोच क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इकोनॉमिक्स ऑलवेज रन विथ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, ठीक है। और नेदर देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड भी नहीं है, सब लोग नौकरी कर रहे हैं। उससे पहले ये मान के चलते थे 1936 से पहले। यहां पे मैं आपको बता दूं, हमारे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कौन है, जॉन केनिस, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन केनिस, ठीक है। तो सप्लाई इज ड्राइविंग फोर्स, क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से सप्लाई ड्राइविंग फोर्स था। देखो, आज आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, कभी भी कोई प्रोड्यूसर के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। अरे भाई, लोग वो जो भी चीज वो बनाएगा लोग खाएंगे नहीं तो वो कैसे प्राइस डिसाइड करेगा। प्राइस अपना घटाएगा ना, घटाएगा तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो एनीवे, क्लासिकल अप्रोच क्या था, सप्लाई इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। केनिस बोले भैया आप लोग तो गलत नहीं है, बट आपने कुछ कुछ चीजों को छोड़ दिया है। क्या, केनिस अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमी में और मे नॉट ऑपरेट ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, एकदम से सभी लोग नौकरी वाले होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इनने ये बोला डिमांड इज ड्राइविंग फोर्स रादर देन सप्लाई। सप्लाई तो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, डिमांड होगा। डिमांड विच क्रिएट ओन सप्लाई, जितना डिमांड होगा सप्लाई ऑटोमेटिकली डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा, ना कि सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट होता है। केनीशियन अप्रोच को हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ये मोर रियलिस्टिक लगता है और चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया गया है केनीशियन स्कूल ऑफ थॉट का। मैंने जैसा आपको बताया उसी का ही कुछ पार्ट है जो हमारे इस चैप्टर में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कैसे वो नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करता है। दैट इज आवर टोटल चैप्टर। समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमांड, बोलो पढ़े थे? यस पढ़े थे। डिमांड क्या होता है, एक इंडिविजुअल इंसान क्या डिमांड कर रहा है, कितना डिमांड कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों पढ़े थे। सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़े थे। ये सब हमने कहां पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इंडिविजुअल लेवल में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट लेवल में पढ़ रहे हैं, मतलब
इकोनॉमी एज अ होल, पूरा इकोनॉमी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटायर इकोनॉमी का जब हम पढ़ रहे हैं, वही इसी डिमांड जब हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल, तब हम डिमांड पढ़ रहे थे। एग्रीगेट का मतलब एंटायर इकोनॉमी का बात कर रहे थे। हाँ, यहां पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आप लोगों को पता है डिफरेंस क्या है मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के बीच में? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? जब हम एंटायर कमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करें, एंटायर कमोडिटी मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेन पेंसिल ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम बात करेंगे डिमांड की, वो होगा एग्रीगेट डिमांड। जब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर डिमांड, मतलब ये पेन को मान लो एक साथ 1000 लोग 2000 लोग डिमांड कर रहे हैं, पर्टिकुलर गुड्स को 1000 2000 लोग डिमांड कर रहे हैं, या कोई मार्केट डिमांड कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड सारी कमोडिटी, बस कमोडिटी का खेल है इसमें, एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में, ठीक है। मार्केट डिमांड में एक सिंगल कमोडिटी को लेकर डिमांड होगी, जिसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे, मोर देन 1%। और एग्रीगेट डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर जो डिमांड होगी उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू बाई, चाहते हैं और इनके पास इतना दमखम भी है खरीदने की, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अकाउंट ईयर, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। क्या है एग्रीगेट डिमांड? सारे लोग, इच्छा है, पैसा भी है, जितना उसका प्राइस है वो भी दे सकते हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर। यदि ऐसा हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। डिमांड चैप्टर में क्लास 11th में आप याद करो, रात को सोते सोते मेरे को मर्सिडीज चाहिए रे भैया, तो क्या उसको डिमांड कहते थे? नहीं, उसकी मर्सिडीज खरीदने की औकात भी हो, इच्छा भी हो, और वो जाकर सीधा ले रहा है, उसको हम कहेंगे डिमांड। ना कि सोते सोते हम बस लेंगे, मेरा इच्छा है, दैट इज नॉट द डिमांड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, सभी को पता है, हमने पहले भी पढ़ा था। इकोनॉमी में 4 सेक्टर क्या क्या होता है? एक तो हो गया हमारा हाउस होल्ड, जो भाई गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है, और एक हो गया कौन? फॉर्म्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और एक हो गया कौन? गवर्नमेंट, जो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है और बनाता है। नेक्स्ट चीज हो गया कौन? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। ये 4 सेक्टर है ना। तो ये 4 सेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने क्लास जो हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया था उसी समय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारा जो क्लास 12 का सिलेबस है वो डिपेंड ऑन 2 सेक्टर मॉडल। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़े थे, 2 सेक्टर मॉडल में हमने सर्कुलर फ्लो पढ़े थे। तो हमारी जो क्लास 12 की सिलेबस है वो 2 सेक्टर मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या हम 2 सेक्टर मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे, ना कि 4 सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 सेक्टर को देखते हैं क्या क्या है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ होता है? हाउस होल्ड, कंजप्शन, फार्म, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट एक्सपोर्ट। हम जो कर रहे हैं ये हमने पढ़ा था, याद करो, जब नेशनल इनकम में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, उसी में हमने पढ़ा था। इसको क्या बोल रहे थे हम? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बोलो हाँ कि ना, याद करो। इसको हम क्या बोलते थे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बोलो हाँ कि ना। इसको हम क्या बोलते थे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसको क्या बोलते थे माय डियर स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, बोलो हाँ कि ना। यही चीज है, इंटरलिंकिंग है चैप्टर्स। देखो, हाउस होल्ड अपना खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खर्चा करना मतलब वो क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है ना। खर्चा क्यों करेगा? वो डिमांड कर रहा है, इसलिए खर्चा कर रहा है, मतलब उसके बदले सामान मिलेगा। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल द हाउस होल्ड आर विलिंग एंड एबल टू बाई इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड कंजप्शंस, हाउस होल्ड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेम, सारी चीजें सेम है, जो डिफरेंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल द फर्म्स क्या कर रहे हैं? विलिंग एंड एबल टू इन्वेस्ट एट द गिवन इनकम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज व्हाट हमारा एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ के हम डिस्कस करते हैं इसका डायग्राम वगैरह कैसा होता है, एग्रीगेट डिमांड कैसे काम करता है। देखो, हमने एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी। जैसे हमने ये 2 सेक्टर तो यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ओनली क्या आएगा? हाउएवर फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट वी विल मेक फॉलोइंग assumptions. देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। कौन सी? AD इज इक्वल टू हाउस होल्ड, कंज्यूमर एंड सेकेंड C+I। ये कौन है? हाउस होल्ड है, और कौन है? फॉर्म्स है।
ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीजों को C प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हम ये मान के चलेंगे। दिस इज आवर एजम्पशंस। जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी रिमेन कांस्टेंट, जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में कांस्टेंट है, ये हमारा एजम्पशंस है जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को केनिशियल स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बच्चों, इस शेड्यूल को एक बार अच्छे से ध्यान देना, यही शेड्यूल हम चैप्टर दर चैप्टर इसी को हम रखेंगे। ठीक है, देखो इनकम क्या हो रहा है, पहले 0 था, 40 हो गया, 80 हो गया, 120, 160, 200, इनकम बढ़ते चला गया। इसके साथ साथ हमारा जो कंजप्शन है वो क्या होगा बताओ। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसके साथ साथ कंजप्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। जब जब हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसके साथ साथ हमारा कंजप्शन बढ़ते चले जाता है। बट केनीशियन थ्योरी के हिसाब से कभी भी इनकम जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, 20 होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब AD इज इक्वल टू C प्लस आई, ये वाला है, तो हमने क्या करा, ये सारी चीजों को यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो हमारा क्या निकल के आ गया है, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द सोसाइटी। देखो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने ये चीज क्लियर ही नहीं किया है कि इन्वेस्टमेंट क्यों कांस्टेंट होता है, और जबकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में कंजप्शन करना ठीक है, क्या इंसान पगला गया है वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा? लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसकी इनकम पता है कि 0 है ना? तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, ये क्यों होता है, दैट इज व्हाट आई विल गेट यू क्लियर, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी इंडिविजुअल्स की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। तो जब किस कंट्री का लेवल ऑफ इनकम 0 होता है उस समय भी कंजप्शन होगा, बोलो हाँ कि ना? अरे बेसिक रिक्वायरमेंट तो वो लोग कंज्यूम करेंगे ना, तो दैट इज व्हाट कंजप्शन। जब कंट्री का इनकम 0 है तब भी लोग कंज्यूम करेंगे, कंट्री कंज्यूम करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी तो करता है एज अ इकोनॉमी, रोड बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा, लोन लाकर भी बनाया जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। तो इस समय हम जब कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे सरकार की बहुत सारे कंजप्शन हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी होते रहेगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हम कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिस्कस कर रहे हैं ना कि माइक्रो लेवल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हर वक्त क्या होता है, इक्वली होता है। हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो चलिए, 0 लेवल ऑफ इनकम में कंजप्शन 20 था भाई, क्यों बेसिक रिक्वायरमेंट है तो कंजप्शन होगा ही। फिर 20 ये हो गया हमारा AD का एग्रीगेट डिमांड 40 का हो गया। 40 जब हमारी इनकम हो गई तब हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 50 का इनकम कंजप्शन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट 20, तो टोटल कितना हो गया, AD 70। अब यहां पे ध्यान देना, मैं एक चीज आपको क्लियरली समझा रहा हूं, 0 to 40 मतलब 40 से इनकम इंक्रीज हुआ, बट कंजप्शन किस रेट में इंक्रीज हुआ, 30। अब यहां देखना 40 से 80 में हुआ, 40 से इनकम इंक्रीज हुआ, बट यहां कितना हुआ, 30। अब ध्यान देना, केनीशियन स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से, केनीशियन थ्योरी के हिसाब से इनकम के हिसाब से कंजप्शन तो बढ़ेगा, बट द रेट में, जिस रेट में इनकम बढ़ रही है उस रेट में कंजप्शन नहीं इंक्रीज होगा। ये एक MCQ है, दिमाग में रखना। ठीक है, और एक थ्योरी भी है, कभी भी हमारा पूरा इनकम हम खा लेंगे क्या, नहीं, उसका कुछ पार्ट हम रखते हैं, पूरा इनकम कभी खर्चा नहीं करते। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज जस्ट ह्यूमन बिहेवियर और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया, 50 से 80, फिर 80 से 110, ये बढ़ते चला गया। देखो यहां पे क्या हुआ, 40 था, यहां पे 50 हो गया। अब यहां 80 का इनकम है तो कंजप्शन कितना हो गया, 80 का हो गया, फिर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ध्यान दे दो, इनकम 80 का, कंजप्शन 80 का, बावजूद इसके इन्वेस्टमेंट हो रहा है ज्यादा, लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो 100, उसके बाद आ गया क्या, 120 का इनकम हो गया, 110 का क्या है, खर्चा, और 20 का इन्वेस्टमेंट, 130, 160 का इनकम, 140 कंजप्शन, 20 का इन्वेस्टमेंट, 160 AD, ऐसे ही आपका बढ़ते चला गया। अब देखना यहां पे जो सोचने वाली बात है, 0 लेवल ऑफ इनकम में भी जब कंजप्शन हो रही थी तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शंस। इसको क्या कहा जाएगा, ऑटोनोमस ऑफ कंजप्शंस, क्योंकि जब इनकम 0 था तब भी हम कंजप्शन करते, कंजप्शन रुका नहीं था, इसीलिए इसको बोला गया ऑटोनोमस कंजप्शन, और इसको डिनोट किया जाता है C बार से।
इसको डिनोट किया जाता है सी बार से। ठीक है बच्चों, अब हम इन्वेस्टमेंट में जब आएंगे मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। इसमें और एक चीज देखना है, जब यहाँ इनकम जितना था ये उतना ही था तो हम उसको बोलते थे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बस एग्रीगेट डिमांड के ऊपर आप लोग फोकस करो, ये शेड्यूल और इसकी डायग्राम के ऊपर। तो चलिए अब देखो यहां पे क्या है, ये जो डायग्राम है हम जब प्लॉट करेंगे तो देख एक बार इसमें प्लॉट करके देख लेते हैं। ये कितना, 0 था इनकम, फिर 40 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 120 हो गया, 160 हो गया एंड देन 200 हो गया। अब आप समझना यहाँ पे जब हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बोलो कि ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। जब हमारा कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, बोलो कि ना। तो इन्वेस्टमेंट का जो लाइन है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं जो आपका एडी प्लस सी आई है, ये कंजप्शन है। ये आपका कंजप्शन इतना तो ऑटोनोमस था भाई, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम था तब भी तो हम कंजप्शन कर रहे थे, तो ये ऑटोनोमस से सी बार से डिनोट किया गया। अब ये जो है ये क्या है, ये लाइन है आपका एडी प्लस सी आई, मतलब एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है या इनकम है, सॉरी एडी है, वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे भी कंजप्शन इंक्रीज होते जा रहा है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। जो भी चीज इंक्रीज होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये सभी को पता है, क्लास 11th में हमने डिस्कस किया है। इसके बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है मेरे को बताओ। द डिफरेंस बिटवीन एडी प्लस सी इस क्या है, इन्वेस्टमेंट है। एडी प्लस कंजप्शन, एग्रीगेट डिमांड प्लस कंजप्शन कर्व में जो डिफरेंस है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये ध्यान देना, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, यहां से यहां तक, जहां 40 का आ रहा था ऑटोनोमस कंजप्शन आ रही थी 20 का, सॉरी 20 का आ रहा था ऑटोनोमस कंजप्शन है। ये भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम था तब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो ये भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आएगा। क्या है, सी बार प्लस आई ए, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये दोनों चीजें प्लस कर देंगे तो इतना हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का, ये रेड कलर वाली। ठीक है, तो ये हमारा टोटल है ग्राफ। और ये इसको देखते हुए आपको स्टेटमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे जब आपको एग्रीगेट डिमांड और इसकी कंपोनेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स। नेक्स्ट में आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, देखो डिमांड हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम डिमांड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। सप्लाई हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई किनेशियन थ्योरी के हिसाब से क्या है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन एंड सेविंग। अब बताओ कोई भी इंसान, आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के सोचो, हम जो पैसा इनकम करते हैं उसका क्या करेंगे, या तो खाएंगे या तो सेव करेंगे, उसके अलावा कुछ करते हैं, जलाते हैं नहीं, पैसे को फेंक देते हैं नहीं, कंजप्शन करेंगे या तो सेव करेंगे। मैंने 100 रुपये इनकम किया है तो 100 रुपये का मैं प्रोपोर्शनेट, जितना मेरे को 50 रुपये खर्चा करनी है 50 सेव करनी है, या 80 खर्चा करना है या 20 करना है। तो ये दो ही कंपोनेंट होंगे किसका, सप्लाई का। तो चलिए कंजप्शन या सेविंग, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी आर विलिंग और एबल टू सेल एट अ गिवन इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। पर्टिकुलर टाइम में वो जितना सेल कर रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी। ठीक है, इसको ध्यान देना। एज पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक होता था हाउस होल्ड और एक होता था फार्म। अब ये समझाओ मुझे, फार्म क्या कर रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन कौन करता था, क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे थे दो ही सेक्टर है और ये दोनों सेक्टर के बीच में कोई भी सेविंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस जितना पैसा ये इनकम कर रहा है इसको दे दे रहा है और फॉर्म जितना इनकम कर रहा है वो हाउस होल्ड को दे दे रहा है, यही मान के चलते थे। और ये क्या करते थे, एक्सपेंडिचर करते थे, पैसा देते थे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। ये इन लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते थे, इसके बदले फॉर्म इनको फैक्टर्स ऑफ पेमेंट देता था। अब ध्यान से समझना, जितना ये लोग इनकम करते थे उतना ये खर्चा करते थे कि नहीं करते थे, मतलब इज इक्वल टू था, 1 रुपये भी इधर उधर नहीं होता था। जितना ये सप्लाई कर दे रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज का उतना ये खर्चा कर दे रहे थे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनकम ऑफ द फार्म। होगा कि नहीं होगा,
एग्रीगेट सप्लाई जितना है उसका इनकम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बराबर। तो यही चीज़ है, एज पर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उतना इनकम जनरेट हुआ है, क्योंकि एक भी इधर उधर नहीं हुआ। दैट इज द एजम्पशंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन AS एंड इनकम जनरेटेड डिनोटेड बाय द Y, thus AS इज इक्वल टू Y। अब आप लोग बता सकते हो इनकम को Y से क्यों डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम बोलेंगे भैया इन्वेस्टमेंट आई ले गया, कुछ बचा नहीं था तो वाई से डिनोट कर दिए, ऐसा है क्या? नहीं, वाई से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि इनकम क्या होता है, यील्ड होता है। इनकम क्या होता है, यील्ड, मतलब जनरेट किया जाता है, यील्ड किया जाता है, इसीलिए यील्ड का पहला डिटेक्टर है वाई, इसीलिए इनकम का वाई लिया गया। ठीक है, तो आपको ये भी एक जनरल नॉलेज के तहत समझ में आ गया। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच 45 डिग्री लाइन्स विच स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, इट इंप्लाइज दैट द ईच एंड एवरी पॉइंट एस कर्व इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस। कैसे? देखो, इनकम जो है हमने सेम सर्कल को ले लिया है, कंजप्शन भी हमने ले लिया सेम, 20 था, फिर 50, फिर 80, सेविंग हो रहा है। देखो, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम 0 था, कंजप्शन 20 का हो रहा है, -20 का सेविंग भी हो रहा है। -20 सेविंग हो रहा है, भैया ये कंजप्शन कहां से करेगा, सेविंग्स तो करेगा, तो सेविंग क्या हो गया, -20 हो जाएगा। -20 यहां से पैसा लेके इधर इसने कंजप्शन किया। जब कोई भी इकोनॉमी कंजप्शन कर रहा है तो वो कहां से कंजप्शन कर रहा है, अपने सेविंग से ले रहा होगा या तो लोन लेगा। तो यहां पे हम सेविंग को क्या करेंगे, माइनस दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये निकल के आया क्या है, AS इज इक्वल टू C+S। 40 का कंजप्शन था, 40 का इनकम था, 50 का कंजप्शन, यहाँ -10, ये -10 कहाँ से लाए, यहाँ से लाए। तो हमारा टोटल AS इज इक्वल टू C+S क्या हो गया, 40। एग्रीगेट सप्लाई कितना हो गया, 40 का। 80 का इनकम हुआ, 80, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 80 का सप्लाई हुआ। फिर 110 का यहाँ कंजप्शन हुआ, 10 का सेविंग हुआ, 120 का एग्रीगेट सप्लाई हो गया। फिर 160 का कंजप्शन हुआ, 20 का सेविंग, 160 का एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। 170, 30, 200 का एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देखना, ये Y है, ये बराबर AS का यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये तो इसमें समझ में आया, उसमें भी हमने पढ़ा था और यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है। इसको जब हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट करते वक्त ध्यान देना, कभी भी जो हमारा AS इज इक्वल टू वाई है, ये कंटिन्यूअसली सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 40-40 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, और 40-40 का इंक्रीमेंट दिखेगा तो सभी को पता है ये एग्जैक्टली क्या करता है, 90 डिग्री का जो एंगल बना है उसको वो कितने में करेगा, 45 में डिवाइड करेगा। क्योंकि यहां जितना कंजप्शन सेविंग हो रही है उतना क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। जितना कंजप्शन सेविंग हो रहा है उतना इनकम हो रहा है, मतलब सेम प्रोपोर्शनेट में हो रहा है। इसीलिए ये क्या 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, AS इज इक्वल टू वाई का जो हमारा कर्व है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ दिख गया, शेड्यूल मिल गया, डायग्राम मिल गया, और कंजप्शन फंक्शन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इतने में हमारा आज का जो पार्ट है खत्म। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे पार्ट, कंजप्शन डिस्कस करेंगे, कंजप्शन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शंस, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।